दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, लेकिन क्या इसमें वो सक्सेस हो पाता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वह खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले लेकर सीखना चाहता है, लेकिन लाइफ इतनी छोटी पड़ जाती है कि उसका पूरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही लेता रहता चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी सक्सेसफुल आदमी की लेसन्स पर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी सक्सेस उतनी ही आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक दिवाली धमाका के नाम से अपलोड हुई वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक पर क्लिक करिए। एक लिंक मिलेगा और उस पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने का आसान तरीका। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी के बारे में बताएगी कि किस तरीके से हम करोड़पति के रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सारे लेसन्स इस आदमी के बारे में बताए गए लेसन्स पर बात करेंगे, क्योंकि यह और कोई नहीं लेकिन एक ऐसा शख्स जो सिर्फ इन्वेस्टिंग की दुनिया से ही, इन्वेस्टिंग की जर्नी से ही अपनी इतनी नेटवर्थ हासिल कर पाया है कि ये वर्ल्ड के टॉप 4th नंबर पर वेल्थ में आता है। और उसका सिर्फ मेन ही रीज़न ये है कि इसने अपनी 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी थी और इसने अपनी पूरी लाइफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया। कंपाउंडिंग आठवां दुनिया का 8वां अजीबा माना जाता है, क्योंकि कंपाउंड ही ऐसा है अजूबा जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट मिलता है तो लाखों गुना बेहतर मिलता है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने 14 साल की उम्र में सिर्फ $592 थे जो $10,000 19 में हुए, लेकिन 39 में देखिए 20 साल बाद 25 मिलियन, फिर 69 मिलियन। तो वेल्थ देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ होती है टाइम के साथ। इसलिए वॉरेन बफे की अगर नेटवर्थ के बारे में बात करें तो एज वाइज आप देखते जाएंगे कि ये नेटवर्थ जितनी एज होती जा रही है उतना ही फास्ट ऊपर की तरफ ग्रो होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि 99% ऑफ द वेल्थ जो उन्होंने कमाई है वो सिर्फ इन्होंने अपनी 50 की एज के बाद कमाई है। 50 एज होने के बाद, 52 एज होने के बाद 90% इनकी वेल्थ जनरेट हुई है। इसलिए पेशेंस का इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल है। उसी के ऊपर इनके बताए गए नियमों पर हम बात करते हैं। अगर फर्स्ट लेसन की बात करें तो इन्होंने अपना बताया है कि पहले अपने को अर्निंग बढ़ानी होगी, अर्निंग पर फोकस करना होगा। और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट से आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड्स के रूप में, बोनस के रूप में धीरे धीरे आपके पास पैसा साइड बाय साइड आता चलाया जाएगा। जैसे जैसे आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो होता चला जाएगा, आपके साइड बाय साइड इनकम भी आना शुरू हो जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट से अलग अलग जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसमें इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी सोर्स है अगर आपको अर्निंग्स बढ़ानी है तो, क्योंकि अर्निंग ऐसा ही है, एक सोर्स पर डिपेंड होने से कभी भी वो सोर्स आपसे मान लीजिए अगर छिन गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सिंगल इनकम सोर्स से काम नहीं चलता है। इसलिए आपको सेकंड इनकम सोर्स पर भी फोकस करना चाहिए और उसके लिए इन्होंने सबसे आसान बताया है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड इनका मेन बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, तो सेकंड पॉइंट आता है स्पेंडिंग के रिलेटेड। आपने अर्निंग तो कर लिया, आप बेहतर अर्निंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप 1 लाख पर मंथ का रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप जब खर्चा भी 1 लाख ही कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपकी खुद की ग्रोथ कितनी हुई? आने वाले टाइम के लिए आप क्या फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है इन आपको स्पेंडिंग पर भी फोकस करना ही ज़रूरी होगा। सिर्फ अर्निंग बढ़ने से काम नहीं चलता है। इसलिए इन्होंने बोला है ख़ासकर कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को भी बेच देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको समझ में आया होगा कि हम जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स या किसी भी गाड़ी का कोई बाइक आई, अच्छी आई, लगी, पसंद आई, उसको ख़रीद ली, तो इन चीज़ों से हमें बहुत ही
छुटकारा पाना होगा, नहीं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में उभर कर नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने स्पेंडिंग पर मेन फोकस कीजिए। स्पेंडिंग कम होगी तो आपके जो इन्वेस्टमेंट के रुपए हैं वो ज़्यादा बच पाएंगे, ताकि आप इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर पाएँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मनी और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है सेविंग्स का। अब हमने सेविंग्स भी करनी है, पर कब करनी है? सेविंग्स ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं कि पहले इनकम आई, कुछ महीने की इनकम आने के बाद पहले सारे खर्चे कर दिए, उसके बाद सेविंग्स करते हैं। पहले एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद सेविंग्स करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, जो बचता है उसको सेव नहीं करना है, बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। समझ में आया कि आपको जो खर्चा करना है वो हमेशा पहले अर्निंग्स में से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आपने जो सेव किया है, इन्वेस्ट किया है, उसको माइनस करने के बाद जो बचे सिर्फ उसी को स्पेंड करना है। तो मतलब सबसे पहले जैसे ही आपको, अगर आप मंथली इनकम लेते हैं तो सबसे पहले आपका पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसको ज़रूर इन्वेस्ट कुछ परसेंट फिक्स कर दीजिए। आपको 20% के नियम को ज़रूर अपनाना चाहिए, जिसमें कि अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये भी इनकम करते हैं तो उसमें से आपका 20% ऑटोमेटिकली आपको हर महीने साइड में निकालना है अपने फ्यूचर के लिए। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20% हर महीने अपनी इनकम से निकालते रहेंगे तो एक ह्यूज वेल्थ जनरेट करने में आप बहुत सक्षम हो पाएंगे। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट आता है, अब आपने सेविंग्स भी कर लिया, उसके बाद आता है रिस्क। आप रिस्क कितना लें? किसी भी चीज़ में रिस्क लेना ज़रूरी है अगर आपको पैसे को ग्रो करना है। रिस्क तो हर जगह होता है। हम सिर्फ बाइक पर भी चलते हैं, उसमें भी जीवन का रिस्क है। हम शादी भी करते हैं तो भी उसमें भी रिस्क है कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिले, लाइफ आगे कैसे चलेगी। तो रिस्क तो हर जगह होता है। उसी चीज़ से अगर आगे रिलेट करें तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विद बोथ द फिट। मतलब कि आपको कभी भी इतना रिस्क नहीं लेना है कि आप उसमें डूब ही जाएं, उस रिस्क की वजह से आपकी गाड़ी आगे चल ही ना पाए। तो एक लिमिटेड रिस्क सबसे बेहतर होता है। ज़्यादा रिस्क लेने से आपकी जो नैया है वो बिल्कुल डूब भी सकती है। इसलिए हमेशा लिमिटेड रिस्क की ओर ही चलें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी वैसे वैसे आप रिस्क को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में बिल्कुल ही ज़्यादा रिस्क लेने से खतरा और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में भी जो आप ज़्यादातर लोग जो नए आते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल या बिल्कुल ही छोटी कंपनियों में, माइक्रो कैप कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं, ताकि उन्हें लगता है ये सस्ती है तो ये जल्दी ही डबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा अच्छे शेयर के साथ जाएंगे तो रिस्क कम रहेगा और वो आपकी वेल्थ अच्छे से जनरेट कर पाते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट। और आप आपने सेविंग भी कर लिया, रिस्क भी लेने का पूरा सोच लिया, लेकिन अब रिस्क मैनेज भी कर रहे हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है कि सारे जो आप रिस्क ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक किसी सेक्टर में, कोई एक सेक्टर पसंद आता है, उसी में सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए वो सेक्टर नहीं चला तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा एग्स को सारे अलग अलग एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। वही उन्होंने बोला है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी करवा कर रखना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर ये ज़िंदगी में अचानक से हो जाता है कोई प्रॉब्लम तो उस समय हमारी इन्वेस्टमेंट की धज्जियाँ उड़ा सकता है। इसलिए आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अगर इधर देते रहते हैं, एक ईएमआई जाती रहती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी पूरी सेविंग जो आपने किया है उसको पूरा ख़त्म कर सकता है एक ही प्रॉब्लम, अगर कोई मेडिकली या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट के साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट की, तो सबसे मेन आता है एक्सपेक्टेशंस। आपको एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन से जब हम ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं किसी से तो फिर हमें नुकसान भी उतना ही हो सकता है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस में आता है कि ऑनेस्टी
इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल्स। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनसे आप मतलब जो बेकार लोग होते हैं उनसे आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में आए हैं तो इसको मार्केट में के लिहाज से सोचते हैं तो आप किसी पेनी स्टॉक से सिर्फ अपने पेनी स्टॉक को अगर पोर्टफोलियो में डालते हैं तो आप उससे अच्छे रिटर्न का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको फोकस करना है कि आप जो फंडामेंटली गुड कंपनीज़ हैं उन्हीं पर ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है और उन्हीं के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग जर्नी को बनाए रखना है, ताकि आपकी जो विश्वास है उस पर कायम रहे और गिरावट में आप उसका और फ़ायदा उठाते चले जाएं। 7th पॉइंट जो आता है वो आता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। सिर्फ आपको फोकस करना है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और किसी नए नए सेक्टर में बार बार जगह बदलने से बढ़िया एक ही कंपनी में रुके रहें जिस पर आपको विश्वास है। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं, एक बार कंपनी में पैसा बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कंपनी को लेकर कम से कम 10-20 साल के लिए। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। ये नहीं कि अभी ये सेक्टर नहीं चल रहा है, आईटी नहीं चल रहा है तो मैं आईटी से चेंज कर देता हूँ, फाइनेंस में चला जाता हूँ। फाइनेंस नहीं अभी चल रहा है, फाइनेंस धीरे हो गया तो मैं अभी ऑटो में चला जाता हूँ। लेकिन आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है और बार बार एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखना है और किसी भी चीज़ में गलती नहीं करनी है, बार बार जगह बदलते नहीं रहना है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो वो सिंपल चीज़ों से ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सिंपल चीज़ें बोरिंग ज़रूर होती हैं लेकिन वो ही आखिर में रिजल्ट्स अच्छे देकर जाती हैं। अगर इसी से रिलेटेड 8 पॉइंट पर जाते हैं तो उनका मेन जो है सबसे बड़ा कोट उनका आज तक का यही है कि नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जब तक आपको बिज़नेस समझ में नहीं आता है उस बिज़नेस में कभी भी पैसा ना लगाएं। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको बिज़नेस पसंद आना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस पसंद है और आपको बिज़नेस के बारे में पता है कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है तो आप उस कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुके रहेंगे और वही आपको वेल्थ जनरेट करने में योगदान देगा। तो इसी तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो बिज़नेस पसंद है, जिस बिज़नेस की आपको समझ है उसी में पैसा लगाएं, ना कि किसी और के कहने पर या किसी भी मेरे जैसे यूट्यूबर के कहने पर। आपको पहले खुद रिसर्च करना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और उसी के बाद उसमें पैसा लगाया जा सकता है। 9th पॉइंट आता है, डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट्स टू एक्स सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर्स एवरेज। समझ में आया? तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका पोर्टफोलियो में किसी कंपनी में गिरावट होती है रिजल्ट्स की वजह से, तो क्या वो रिजल्ट सिर्फ एक क्वार्टर में ही बेकार आए हैं या एक साल ही रिजल्ट्स बेकार आए हैं, तो उससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो आपको एवरेज परफॉर्मेंस है 4-5 साल का वो देखना है, ना कि एक साल के परफॉर्मेंस से किसी कंपनी को आप बोल सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस ख़राब हो गया है। इसलिए एवरेज परफॉर्मेंस देखें और अपने इन्वेस्टमेंट पर रुके रहें। अगला मेन पॉइंट आता है जो ये गोल्डन पॉइंट है, ये सबसे मेन पॉइंट है और इसी के लिहाज से मैं आपको ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, आगे आपकी वेल्थ जनरेशन के लिए। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इस वीडियो को अब तक छोड़कर भी चले गए होंगे और वो हमेशा ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो देखने में देखते रहते हैं और एक्शन लेने से डरते रहते हैं। एक्शन वही लेता है जो पूरा स्टडी करता है, जिसको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। मेन पॉइंट जो गोल्डन पॉइंट है वो ये है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग क्या लेती है? टाइम। सबसे पहले टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टाइम भी चाहिए। कई कुछ टाइम के लिए कंपनी बिल्कुल कांस्टेंट हो सकती है, उसके बाद आपको उसमें रुके रहना ही टाइम चाहिए। डिसिप्लिन, आपको इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं है। एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आप उससे घबराइए नहीं, बार बार बदली ना करते रहें। नहीं यार ये नहीं चल रही, इसकी सेक्टर की दूसरी कंपनी चल रही है, अभी एशियन पेंट नहीं चल रहा है मैं बर्जर पेंट में चला जाता हूँ, बर्जर पेंट नहीं चल रहा है मैं इसमें चला जाता हूँ। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए ये डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है पेशेंस। पेशेंस तो आपको भरपूर चाहिएगा ही अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है। तो पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टॉक मार्केट में। कहा भी गया है कि जो पैसा है स्टॉक मार्केट में वो पेशेंस से, जो पेशेंट आदमी होता है हमेशा जो पेशेंस रखता है उससे इम्पेशेंट से सारा पैसा हमेशा ही पेशेंस आदमी के पास चला जाता है। इसलिए आपको हमेशा पेशेंट रखना है और पेशेंस जब रहेगा तो आप अच्छी वेल्थ जनरेट आसानी से कर पाएंगे।
अगली बात जो इन्होंने कहा है कि नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। कई चीज़ों में टाइम तो लगता ही है, चाहे वो कितना ही आप उसमें टैलेंट हो किसी में या एफर्ट लगा लीजिए। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यू कांट प्रोड्यूस ए बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन्स प्रेग्नेंट। आपने 9 वुमेन ले ली, सभी को प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे जो बच्चा होगा वो 1 महीने में ही हो जाएगा। उसको टाइम तो 9 महीने ही लगेंगे। और इसी वजह से कहा गया है कि जो फल पकता है वो अपने टाइम पर ही पकता है। इसलिए आपको जब इन्वेस्ट किया है तो आप टाइम पीरियड को, हॉरिजन को लंबा रखें। जैसे ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ध्यान में दीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, और उनकी तरह ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आगे चलकर इस कंपनी का क्या बिजनेस बंद होने वाला है, नहीं होने वाला, तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए उसके साथ सफ़र। अगर आपको लगता है नहीं यार बिज़नेस में कमी हो चुकी है तो आप उस कंपनी को लीव करें, छोड़ दें, और अगर आपको कोई और अच्छी कंपनी लगती है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट जारी रखें। कुछ परसेंट से आपकी वेल्थ जनरेट नहीं होने वाली, आप 2 गुना 3 गुना कर चले जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, जहां आप थे वहीं पर रहेंगे। अगर आपको इनकी तरह मोटी वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके पता होना चाहिए। ये मार्केट में अप डाउन चलते ही रहेंगे, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए फिर स्लो हो जाता है मार्केट, फिर अप मारता है, फिर धीरे चलता है, फिर अप चलता है। आप पीछे से उठाकर देख लीजिए 2008 में क्या ज़बरदस्त फॉल आया था लेमन ब्रदर्स की वजह से। 2020 का तो सभी को ही पता होगा, लेकिन आज क्या वहाँ पर है मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, और आने वाले टाइम में भी मार्केट इसी तेज़ी से चलता रहेगा। वैसे भी आने वाला टाइम आपको पता है किसका है, हमारे प्यारे इंडिया का। तो इंडिया में इस टाइम इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप धीरे धीरे, अगर कम पैसा है तो भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अपने इस वीडियो में कुछ भी अच्छा कंटेंट लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियो आप तक सारी टाइम पर पहुंचती रहेंगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरा साथ आपका विकास और सबका विकास, यही मेरा नारा है, और इसी वजह से मैं इन्वेस्टिंग की दुनिया को आपके सामने लाता रहता हूं, ताकि आप सभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आसानी से सीख सकें और वेल्थ को जनरेट कर सकें। अंत में फिर से आप सबको धन्यवाद।